हेलो साथियों, यूनिवर्सिटी 2.0 में आप सभी का स्वागत। साथियों आज हम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस की एक स्मार्ट सी क्लास जो आपको हर क्लास में हम पढ़ाते चले आए अभी तक विद्यार्थियों। साथियों आज हम आपको पहला प्रश्न पढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? प्यारे विद्यार्थियों, पहला ऑप्शन आपके पास है 1885, दूसरा ऑप्शन आपके पास है सन 1600 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 1857 ईस्वी, चौथा ऑप्शन आपके पास है विद्यार्थियों 1905 ईस्वी। आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में। साथियों बात करते हैं 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। साथियों अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन विद्यार्थियों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अध्यक्ष थे, इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी विद्यार्थियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और अध्यक्षों की बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी विद्यार्थियों। अगर हम लोग दूसरे अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष विद्यार्थियों, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे विद्यार्थियों। यहीं पर अगर हम बात करते हैं पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, हम कह सकते हैं पहले अंग्रेज या यूरोपियन अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। पहले विदेशी अध्यक्ष विद्यार्थियों थे जॉर्ज यूले। यहीं पर अगर हम लोग बात करना चाहते हैं प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करना चाहते हैं तो प्रथम महिला अध्यक्ष विद्यार्थियों कौन थे? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट जो है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, कानपुर में बनाई गई थी विद्यार्थियों। अगर हम लोग बात करना चाहते हैं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी विद्यार्थियों? तो ये थी सीके नायडू, सरोजिनी नायडू। तो विद्यार्थी ये थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा अगर हम लोग बात करना चाहते हैं 1896 ईस्वी में विद्यार्थियों बात करते हैं 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था और यहीं कलकत्ता में प्यारे विद्यार्थियों 1896 ईस्वी में कलकत्ता में क्या किया गया था, भारत का राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया था 1896 ईस्वी में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था।
और हम लोग अगर बात करना चाहते हैं 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन विद्यार्थियों फिर से कलकत्ता में हुआ था। और यहीं कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में क्या किया गया था, भारत में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था विद्यार्थियों, राष्ट्रगान। अगर बात प्रश्न आ जाए कि भारत में पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो 1911 में भारत में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। विद्यार्थी चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आपका दूसरा प्रश्न आज का है, प्रश्न है, अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? चलिए विद्यार्थियों, आपके पास पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा प्रश्न है आपके पास चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। तीसरा प्रश्न आपके पास है प्यारे विद्यार्थियों, महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। चौथा ऑप्शन आपके पास है प्यारे विद्यार्थियों, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। प्यारे विद्यार्थी, जिनको भी पता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, वो विद्यार्थियों ऑप्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ सर, हमें ये प्रश्न पहले से पता था। तो विद्यार्थियों, प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? प्यारे विद्यार्थी, जिनको भी पता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास जो थे, इन्हें सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु माना जाता है विद्यार्थियों। तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगर हम लोग बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं, तो प्यारे विद्यार्थी ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु विद्यार्थी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम लोग महादेव गोविंद रनाडे की बात करते हैं, तो महादेव गोविंद रनाडे जो थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, हमने अभी पीछे आपको प्रश्न पढ़ाया था, ए.ओ. ह्यूम के बारे में बताया था। तो अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, महादेव गोविंद रनाडे की बात करना चाहते हैं, तो इन्हें ए.ओ. ह्यूम का भी राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो ए.ओ. ह्यूम के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप सभी जानते होंगे। रामकृष्ण परमहंस किसके राजनीतिक गुरु थे? रामकृष्ण परमहंस किसके राजनीतिक गुरु थे? विद्यार्थी, ये राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस जो थे, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ठीक है,
अच्छा, अगर हम लोग बात करना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करना चाहते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी कब? 1883। ठीक है, तो 12 जनवरी 1883 को इनका जन्म हुआ था। विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये डेट्स कुछ क्लियर नहीं हो रहा विद्यार्थियों। स्वामी विवेकानंद का जन्म फिलहाल 12 जनवरी को हुआ था और 12 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर हम लोग यहीं पे बात करना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना किया था? रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किया था। अगर आपसे कहा जाए कि रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने किया था तो स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पे किया था? बेलूर में किया था। कहाँ पे किया था? बेलूर में। कब किया गया था? 1897 ईस्वी में किया गया था। 1897 में बेलूर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या किए थे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे। तो साथियों, आपका प्रश्न था आज का सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं चित्तरंजन दास। विद्यार्थियों, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है। मस्त भाई। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि को किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है अनुसूची। अच्छा, हम लोग अगर बात करते हैं अनुसूचियों की तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जिस समय अंगीकृत किया गया था उस समय भारतीय संविधान में 300 कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और कितने भाग थे? 22 भाग थे। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। अगर हम लोग इनमें बात करते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं तो 8 अनुसूचियों की संख्या वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो हम बताएंगे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय कृषि को किस अनुसूची में रखा गया है तो विद्यार्थियों अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय कृषि को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। अच्छा सर, 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ भी बताया गया है 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है?
3 विषय का वर्णन किया गया है। एक है राज्य सूची का विषय है, दूसरा है केंद्र का विषय है, संघ का विषय है, और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं राज्य सूची के विषय में बात करते हैं तो राज्य सूची में किसका वर्णन किया गया है, जिनका संबंध राज्यों से होता है। किससे होता है, राज्यों से। अगर हम लोग भारतीय कृषि की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो भारतीय कृषि भी 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कृषि जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि मतलब किसी भी राज्य के पुलिस को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, तो राज्य में जो भी कार्यभार संभालता जो मुख्यमंत्री के जिम्मे पर होता है, वो सभी जो पदवियां होती हैं उन सभी पदवियों को विद्यार्थियों राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे राज्य की पुलिस, किसकी पुलिस, राज्य की पुलिस, तो राज्य की पुलिस किस सूची का विषय है, पुलिस जो विद्यार्थियों है वो राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है, राज्य सूची का विषय। यहाँ पे केंद्र सूची की बात करते हैं। केंद्र सूची के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आपका डाकघर आता है, डाकघर की सूची का विषय है। एसएससी आता है, एसएससी की सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, रेलवे आता है, रेलवे किस सूची का विषय है, रेलवे केंद्र सूची का विषय है। कहने का मतलब जिस पर क्या होता है, केंद्र का अधिकार होता है, वो केंद्र सूची का विषय कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची के अंतर्गत किसका वर्णन आता है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। अच्छा, राज्य की सड़कों का वर्णन, अंतरराष्ट्रीय राज्य की जो सड़कें होती हैं, राज्य सड़कों का जो वर्णन होता है वो भी राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, अच्छा, जो नेशनल हाईवे होते हैं उनका विषय कहाँ होता है, नेशनल हाईवे, हाँ नेशनल हाईवे भी आपका राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो समवर्ती सूची में शिक्षा आपका आता है। शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो प्रश्न हमारा था भारतीय कृषि को किस अनुसूची में रखा गया है, तो भारतीय कृषि को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। बहुत चीज़ें आती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का उपयोग किया जाता है। मोबाइल फोन की बैटरी में मोबाइल फोन की बैटरी में ठीक है, पहला प्रश्न आपका है हीलियम, दूसरा प्रश्न है लिथियम, लिथियम, दूसरा क्या है, हीलियम, पहला हीलियम। ठीक है, तीसरा आपका है कार्बन,
ठीक है। चौथा है आर्गन। तो आप बताएंगे मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का उपयोग होता है? ठीक है। साथियों, अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी में लिथियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लिथियम का उपयोग किया जाता है। हीलियम का अगर हम लोग प्रयोग करना चाहते हैं तो हीलियम का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों वायुयान के टायरों में किया जाता है। किस में किया जाता है? वायुयान के टायरों में और गुब्बारों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। हीलियम जो है हीलियम का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों वायुयान के टायरों में तथा गुब्बारों में किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं हीलियम के खोजकर्ता की बात करते हैं, हीलियम की खोज लोकेयर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। लोकेयर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने हीलियम की खोज की थी प्यारे विद्यार्थियों। अगर हम लोग बात करना चाहते हैं लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का जो प्रयोग होता है विद्यार्थियों वो फोन की बैटरी बनाते समय लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है विद्यार्थियों, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील। अगला है सुपेरियर झील। सुपेरियर झील। चौथा है वान झील। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करना चाहते हैं विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो कौन सी झील है? वान झील। वान झील जो है प्यारे विद्यार्थियों विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। ठीक है। वान झील कहाँ है? तुर्की में स्थित है। कहाँ पर? तुर्की में। ठीक है। तो वान झील तुर्की में स्थित है। अच्छा, एक बात है प्यारे विद्यार्थियों, एक नदी बहती तुर्की नदी। तुर्की नदी किस देश में बहती है? प्यारे विद्यार्थियों तुर्की नदी जो है ये कनाडा में बहती है। ठीक है। तुर्की नदी कहाँ बहती है? कनाडा में बहती है। अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं अरब सागर की बात करते हैं तो अरब सागर के पानी में प्यारे विद्यार्थियों अरब सागर के पानी में 35% लवणता पाई जाती है। 35% लवणता। अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों सागर की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, अगर कह देगा समुद्र के जल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है तो आप बताएंगे समुद्र के पानी में NaCl की पाया जाता है। कौन से की पाया जाता है? NaCl पाया जाता है। विद्यार्थियों अगर हम लोग बात करते हैं सुपीरियर झील की बात करते हैं, सुपीरियर झील कैसी झील है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं कैस्पियन सागर की बात करते हैं
तो ये खारे पानी की झील है और पूरे विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अगर हम लोग यहीं पर बात करते हैं, अगर आपसे प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर है। चिल्का झील की बात करते हैं तो ये भारत में उड़ीसा में स्थित है। ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अगर लवणता के मामले में बात करते हैं, भारत में किस झील की लवणता सर्वाधिक है? तो सांभर झील है। सांभर झील राजस्थान में है। कहाँ पे? हाँ, सांभर झील राजस्थान की सांभर झील जो है वो भारत में सर्वाधिक लवणता वाली झील है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होगा। आप सभी हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में अगले वीडियो के साथ। लव यू साथियों, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम।